नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो माहौल बन रहा है उसमें हिंसा की आशंका बढ़ती जा रही है। लगातार बीजेपी का जो आक्रामक तेवर है, बीजेपी की जो आक्रामक चुनावी रणनीति है, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव का वातावरण बनता जा रहा है और इसके हम बार बार उदाहरण भी देख रहे हैं। कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं और अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी हुई। हालांकि इस पत्थरबाजी के बारे में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी का कहना है कि ये एक ड्रामा था, एक नौटंकी थी और बीजेपी ने खुद ये हमला करवाया था। और इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ऐसा सचमुच में हुआ हो, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी पुष्टि के लिए इसकी खबरें नहीं हैं, जानकारी नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि अगर ये हमला हुआ था तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने वाली हरकतें हो रही हैं। खास तौर से बीजेपी की तरफ से पिछले बिहार चुनाव के बाद से जो आक्रामक अभियान छेड़ा गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेता कूद पड़े हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां जा चुके हैं और तमाम नेता जाकर वहां ऐसे बयान दे रहे हैं। और वहां के जो पश्चिम बंगाल की स्थानीय शाखा के बीजेपी के नेता हैं, दिलीप घोष वगैरह, उनके बयानों को भी देखें तो उनमें भी वो आक्रामकता, वो हिंसा आपको टपकती हुई नजर आएगी। और बल्कि कहना चाहिए कि गालियों की भाषाओं में ये राजनीतिक संवाद, चुनावी संवाद वहां शुरू हो गया है और इसमें प्रतिशोध भी है, हिंसा भी है, नफरत भी है। जैसे एक बीजेपी के नेता ने कहा है कि अगर वो एक मारेंगे तो हम 4 मारेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर चुनाव के पहले इस तरह का माहौल बन रहा है जिसमें 1 और 4 की बात की जा रही है मारने की, तो आगे चलकर कितने बड़े खून खराबे का एक आधार तैयार किया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। तो बीजेपी लगातार इस कोशिश में रही है पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल की सरकार को नाकारा साबित किया जाए, ममता बनर्जी को अयोग्य और अक्षम साबित किया जाए। ये लगातार कोशिश होती रही है, लेकिन पिछले 2-3 महीने में ये कोशिशें इतनी आक्रामक हो गई हैं कि उसमें हिंसा और नफरत का भाव घुलता जा रहा है और सीधे हमले जिस तरह के हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते ही चुनाव होने वाले हैं और इस पैमाने पर आक्रमण का सिलसिला चल रहा है। तो सवाल उठता है कि बीजेपी ने जो आक्रामकता अख्तियार कर ली है और जिस तरह की भाषा में वो बात कर रही है और जिस तरह से खुद जो वहां के गवर्नर हैं धनखड़ साहब, वो बोल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं ममता बनर्जी से कि आग से मत खेलो। आग से खेलने का जो मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया, आखिरकार उसके क्या मकसद हैं, उन्होंने किस संदर्भ में कहा? क्या सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर अगर पत्थरबाजी हो गई है तो उससे इतनी बड़ी विचलन हो गई है? जबकि हम जानते हैं कि चुनावी राजनीति में इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि अपनी ही गाड़ी पर, अपने पर भी झूठे हमले करवाए जाते हैं और उनको भुनाया जाता है। और ये भी देखने की बात है कि दिल्ली में किस तरह से मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनके घरों पर बीजेपी की एक 30, 40, 50 लोगों, गुंडों की फौज घुस गई थी और उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने नोटिस भी नहीं लिया। जबकि पश्चिम बंगाल में ये जो वारदात हुई है, इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सम्मन भेज दिया है, तलब कर लिया है कि वो सफाई देने हाजिर हों। राज्यपाल ने एक रिपोर्ट भेज दी है केंद्र सरकार को। तो ये जो कुछ हो रहा है, जो गृह मंत्रालय कर रहा है, जो गवर्नर कर रहे हैं, जो बीजेपी के दूसरे नेता कर रहे हैं, बीजेपी की स्थानीय शाखा कर रही है, आखिरकार ये सब क्या है? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी की रणनीति का, इसमें बीजेपी की रणनीति के मकसद क्या है और वो किस रास्ते से सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है, आज हम इस कार्यक्रम में इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे 2 छोटी छोटी सी गुजारिशें। पहली तो ये है कि अगर आपको सच्ची और अच्छी और पक्की खबरें चाहिए तो आपके पास एक स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए। और स्वतंत्र मीडिया तभी होगा जब स्वतंत्र पत्रकारिता होगी। लेकिन हमारे यहाँ
गोदी मीडिया है जो लगातार फेक न्यूज, पेड न्यूज और गुमराह करने वाली रिपोर्टें प्रसारित करता है। उससे बचने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और उसमें से आप अपने लिए मन माफिक सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे। इसके अलावा हमारा सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये दोनों कदम जरूर उठाएंगे। और अब वापस लौटते हैं मुद्दे पर कि इस तरह के आक्रामक तेवर अख्तियार करके बीजेपी आखिरकार क्या जता रही है, उसका एजेंडा क्या है, उसकी रणनीति क्या है। दो चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। पहली तो ये कि वो अपनी इस रणनीति से ममता बनर्जी को अस्थिर करना चाहती है, ममता सरकार को अस्थिर करना चाहती है, प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती है, एक हिंसा का माहौल बनाना चाहती है, ताकि ये लगे कि ममता बनर्जी इस प्रदेश को संभालने में अक्षम हैं, अयोग्य हैं और उनके खिलाफ एक पूरा माहौल बन जाए। तो एक अराजक स्थिति बनाने की दिशा में बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने और वहां के राज्यपाल ने पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार एक के बाद एक हमले तृणमूल कांग्रेस पर, सरकार पर कर रही हैं और रैलियों और आयोजनों का ऐसा एक तरह का रेला आ गया है जिनसे राज्य सरकार का ध्यान केवल उन्हीं पर उलझ के रह गया है और दूसरे कामों पर वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इस बीच में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो उनके चुनावी राजनीति को फायदा पहुंचा सकते हैं, फायदा पहुंचाने वाले हो सकते हैं, जिनमें से एक स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड देने की बात जो उन्होंने की है और घर घर जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां बखानने की बात की है। लेकिन ये सारी चीजें इस शोर में जो बीजेपी क्रिएट कर रही है और जिस तरह का कोलाहल पैदा कर रही है और जिसमें मीडिया उसका साथ दे रहा है, उसमें ममता बनर्जी के लिए स्थितियां बहुत ही दुष्कर होती जाएंगी, बहुत मुश्किल होती जाएंगी और हर रोज जब उकसाने वाली कार्रवाई होगी तो ममता बनर्जी जैसी जो खुद भी आक्रामक तेवर वाली नेता हैं, उनके लिए धैर्य रखना मुश्किल होगा और उस धैर्य को खोते ही वो गफलत करने लगे। और शायद बीजेपी यही चाहती भी है कि ममता बनर्जी आपा खोएं, उनकी पार्टी में एक तरह का माहौल इस तरह का बन जाए कि ममता बनर्जी की बेचैनी से दूसरे नेता भी बेचैन होने लगे और पार्टी में टूट फूट भी शुरू हो जाए, जैसा कि बीजेपी का अभियान है पार्टी को तोड़ना भी। तो ये दो स्तरों पर ये तृणमूल कांग्रेस को वो टारगेट कर रही है, इसको बदनाम करने के लिए, ताकि उससे जो जनता का अभी मोह है वो भी भंग हो जाए और उसका फायदा वो चुनाव में उठा सके। क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जो मुख्य चुनौती देने वाली पार्टी है वो बीजेपी है। सीपीएम या लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस अभी उस तरह से मैदान में नहीं कूदे हैं और कूदे भी हैं तो उस तरह से सक्रिय नहीं दिख रहे हैं जितने पैमाने पर। अब साधन संसाधन का भी सवाल है। बीजेपी के पास अदानी और अंबानियों की थैलियां हैं और वो पूरी जो सरकारी मशीनरी है केंद्र सरकार में होने के कारण उसका भी फायदा वो उठा रही है। तो उसका फायदा उठाते हुए वो पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और इसका फायदा उठाने की तैयारी कर रही है। तो एक तो ये है, लेकिन दूसरा मकसद ये भी दिख रहा है कि अगर इस बीच में इस तरह का माहौल बन जाए जिसमें ऐसा लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, संवैधानिक जो मशीनरी है वो लड़खड़ा रही है, तो उसके आधार पर सरकार को बर्खास्त करने या वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की एक योजना भी बीजेपी सरकार के बी प्लान के तहत हो सकती है। क्योंकि अगर वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो सरकारी मशीनरी का जो लाभ ममता बनर्जी को मिलने वाला है, चुनाव में बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है। तो ये एक हालांकि अभी उतना ये साफ साफ नहीं दिख रहा है कि ये इस दिशा में बीजेपी काम कर रही है, बीजेपी का लक्ष्य ये है, लेकिन निश्चित रूप से ये लक्ष्य बीजेपी अपने जेब में रखकर चल रही है।
उसे बस ये डर सता रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया, ममता की सरकार को बर्खास्त किया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी को स्थानीय लोगों की सहानुभूति मिलने लगे। और ममता बनर्जी वैसे भी स्थानीय और बाहरी का मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी को बाहरी लोगों की पार्टी बता रही हैं वो, जो कि जाहिर है कि नड्डा और अमित शाह और इन तमाम नेताओं के आने के बाद और कैलाश विजयवर्गीय के उनका इंचार्ज होने के बाद एक माहौल उस तरह का भी बना हुआ है और बनाने की कोशिश भी कर रही हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी। तो ये एक कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, लेकिन अगर ये सिंपैथी का डर बीजेपी को न सता रहा होता तो वो ये इस प्लान को प्लान के रूप में लेके चलती और जनवरी या फरवरी में इस सरकार को बर्खास्त करने के बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर और फिर चुनाव करवाकर और फिर उसका फायदा उठाते हुए सत्ता में आने की कोशिश करती। लेकिन अभी चूंकि दो स्तरों पर कि बीजेपी को अभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर चुनाव हुए तो वो सचमुच में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के लिए लक्ष्य बहुत दूर है, बहुत मुश्किल लक्ष्य है और वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक रास्ता जो बैकडोर एंट्री है वो राष्ट्रपति शासन के जरिए है और उसकी कोशिश भी हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी के पक्ष में सहानुभूति अगर उभरी तो फिर बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है और इसी नुकसान और फायदे को तौलते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो अभी उसके गेम प्लान में सबसे पहला ये है कि ममता बनर्जी की सरकार को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, उसे नाकारा, अक्षम, अयोग्य करार दिया जाए, प्रदेश में अराजकता और हिंसा का माहौल बना दिया जाए और उसके बाद जनता में ये धारणा बना दी जाए कि ममता बनर्जी ये इस प्रदेश को संभालने में अक्षम है और बीजेपी को एक मौका मिलना चाहिए सोनार बंगला बनाने के लिए, जो कि वो किसी भी प्रदेश को बेहतर नहीं कर सकी है, लेकिन नया मैदान है और लोगों को आकर्षण आ सकता है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है ममता बनर्जी के खिलाफ, उसका भी फायदा वो मिल सकता है। और ममता बनर्जी भी कोई बहुत अच्छी प्रशासक तो साबित हुई नहीं है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बहुत ऐसे बड़े बदलाव किए हों जिसको लेकर लोग खुश हों, ऐसी भी बात नहीं है। इसलिए ये चीजें हैं और चूंकि ममता बनर्जी की पार्टी भी हिंसा का सहारा लेती रही है, तो अगर बीजेपी ने हिंसा के लिए दबाव बनाया तो टकराव होगा और उनके लिए, बीजेपी के लिए और भी आसान हो जाएगा कि हिंसा और अराजकता का वातावरण बना दिया जाए। क्योंकि ममता बनर्जी अब जिस तरह से व्यवहार कर रही हैं, इससे लग रहा है कि बहुत विचलित हैं, बहुत उत्तेजित हैं बीजेपी के इस रणनीति से और उन्हें बहुत कुछ सूझ नहीं रहा है। तो हो सकता है कि बीजेपी की इस ट्रैप में, इस जाल में वो फंस जाएं और बीजेपी जैसा चाहती है, जो जिस चीज के लिए वो उकसा रही है, वो वैसा करने लगे। बहरहाल उस स्थिति में ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा और तब उतनी सिंपैथी भी उन्हें नहीं मिल पाएगी। तो देखना यह है कि अगले 1.5-2 महीने की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है और उसमें बीजेपी के जो प्लान ए है और प्लान बी है, कौन सा आगे चलकर आगे जाता है और उस पर वो कार्रवाई करती है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार पर राष्ट्रपति शासन या बर्खास्तगी की तलवार अब लटकती दिख रही है। ये होगा या नहीं होगा, ये आने वाले अगले 2-3 महीने में स्पष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।